जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा के क्रम में आज मैं आपके समक्ष लाया हूं क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर 6वां। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी यूपी बोर्ड का जो कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम है, ये हमारा परम उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सर्च कीजिए, या फिर अगर चैनल को आप सर्च नहीं कर रहे हैं तो आप यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं टारगेट विद जितेंद्रा को। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। इंस्ट्रक्शन वही है जो मैंने पहले पेपर में बताया था, और पहला सेक्शन आप लोगों का है सेक्शन ये रीडिंग। ये आपका पेपर 4 सेक्शन में होता है, जिसमें पहला सेक्शन रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर
persistent demands, एक तीव्र मांग उठी that the officers should be released, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया। तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया। तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है। तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा अनसीन पैसेज था वो हुआ कंप्लीट। अब यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का मतलब क्या है, राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी
कि आपने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया, क्या आपको अंग्रेजी लिखना भी आता है? तो इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको देखना होता है एस्से और लेटर। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। किसी भी एक विषय वस्तु पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मतलब कि जो आधुनिक समय है इसमें पुनर्रचना का अर्थ क्या है? इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर? क्या भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है, श्रेष्ठ शक्ति है? या फिर वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण पर? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल संरक्षण वाले पर, वाटर कंजर्वेशन पर, यानी जल संरक्षण वाले का हम लोग देखेंगे। वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। मतलब पानी हमारे ग्रह का जीवित रक्त है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज इसेंशियल, और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण है फॉर इंश्योरिंग ये सस्टेनेबल फ्यूचर, एक अस्थाई भविष्य बनाए रखने के लिए। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रोज, जैसा कि जो वैश्विक जनसंख्या है निरंतर बढ़ती है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग, तो पानी की मांग भी बढ़ती है। यानी जब विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की मांग भी बढ़ रही है। पुटिंग ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन प्रीसियस रिसोर्सेज, मतलब जो बहुमूल्य संसाधन हैं उन पर एक महत्वपूर्ण तनाव उत्पन्न करते हुए, दबाव उत्पन्न करते हुए बढ़ रहा है। इंडिया विद इट्स वास्ट पॉपुलेशन, भारत अपने विशाल जनसंख्या के साथ एंड डाइवर्स ज्योग्राफी, और विविध भौगोलिक संरचना के साथ, फेसेस सिग्निफिकेंट वाटर चैलेंजेस, बहुत ही महत्वपूर्ण जल की चुनौतियों को सामना करता है। इंक्लूडिंग सेवर ड्रॉट्स, जैसे कि कठोर सूखा को सम्मिलित करते हुए, वाटर स्कैर्सिटी मतलब जल का अभाव महसूस करते हुए, एंड पॉल्यूशन और प्रदूषण को महसूस करते हुए। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण का, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इसको बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब छोड़ा नहीं जा सकता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पानी मनुष्य के जीवित रहने के लिए। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, इंडस्ट्री कारखाने के लिए, एंड इकोसिस्टम्स और पारितंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउएवर, जैसा कि द ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो अति यूज है या व्यर्थ है, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन मतलब कि अत्यधिक उपयोग या शोषण, और पानी के संसाधनों का अनुचित रूप से प्रयोग, हैव लेड टू सेवर वाटर स्कैर्सिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, देश के विविध हिस्सों में जल की बहुत ही अत्यधिक एक कठोर दुर्लभता को पहुंचा दिया है। दिस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस, ये एक महत्वपूर्ण आपूर्ति है, क्या कह सकते हैं, तत्व है, फॉर फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और पर्यावरण की अस्तित्व के लिए। अब देखते हैं काज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, मतलब पानी का अभाव का कारण क्या है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ पुट ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसने पानी के संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण दबाव बना दिया है। ओवर एक्सट्रैक्शन अत्यधिक यूज यानी कह सकते हैं शोषण। ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड
एट ए रेट फास्टर दैन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। मतलब जो भूमिगत जल है उसका शोषण या उसका दोहन उतनी उसके अवशोषण से अधिक तीव्र गति से किया जा रहा है। मतलब भूमि में जल उतनी तेजी से पहुंच नहीं रहा है जितनी तेजी से उसका मतलब दोहन किया जा रहा है। इन इफिशियंट यूज, व्यर्थ उपयोग, वाटर इज बीइंग वेस्टेड, पानी बेकार किया जा रहा है, ड्यू टू इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, मतलब प्रभावहीन सिंचाई व्यवस्था के कारण, एंड लीकी पाइप्स, और जो पाइप का लीक हो रहा है, जगह जगह देखते हैं कि ये जो टंकी वाले पानी हैं इनका भी जगह जगह पाइप लीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जल की बर्बादी हो रही है। और क्या बताया, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, चेंज इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स एंड इंक्रीज्ड इवापोरेशन, मतलब जो जल का वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन होता है, ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर्स, अधिक गर्म तापमान के कारण, आर अल्टरिंग द वाटर साइकिल, या जलचक्र परिवर्तन होने के कारण। अगला क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, मतलब जो जल अभाव का प्रभाव है वो क्या होगा, तो फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन की सुरक्षा, वाटर स्कैर्सिटी कैन लीड टू क्रॉप फेलियर्स, जो जल का अभाव है ये फसलों की असफलता को बढ़ा सकता है, एंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कृषि की उत्पादकता को कम कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास, वाटर स्कैर्सिटी कैन इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जल का अभाव औद्योगिक उत्पादन को भी कम कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय उपलब्धता, वाटर स्कैर्सिटी कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, पानी का अभाव यानी जल का अभाव डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स मतलब कि पर्यावरण के बर्बादी की ओर हमें ले जा सकता है, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता में क्षति पहुंचा सकता है। अच्छा भैया, तो ये तुमने प्रभाव देखा, उपयोग देखा, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे, मतलब जल अभाव की समाधान। वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी का संरक्षण करो, इम्प्लीमेंटिंग वाटर सेविंग मेजर्स मतलब एक जल बचत करने की पैमाना बनाओ, सच एज फिक्सिंग लीकी टैप्स, जैसे कि मतलब उसमें सुधार करो, जैसे कि जो टोटियां हैं जिनसे हमेशा पानी गिरता रहता है उनको सही लगाओ, एंड यूजिंग लो फ्लो शॉवर हेड्स, और जो फव्वारा लगा करके स्नान करते हैं उस पर धीमे फव्वारे वाले उपकरण लगाओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का पानी संग्रहण करना, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल यूज़, मतलब जो आपके बर्तन में उपयोग नहीं होते अर्थात पीने खाने को छोड़ करके अलग उपयोगों के लिए आप क्या करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें और संग्रह कर लें, जैसे सिंचाई वगैरह में काम दे सकता है। इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, प्रभावशाली सिंचाई व्यवस्था, इम्प्लीमेंटिंग ड्रिप इरिगेशन मतलब जो ड्रिप वाली सिंचाई व्यवस्था है उसको लगाओ, एंड अदर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, और अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई की व्यवस्था को बरकरार करो। वाटर रिसाइकलिंग मतलब जल का पुनर्चक्रण, ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वाटर, वेस्ट वाटर जो बर्बाद हो रहा पानी है उसको सुधारो और उसमें फिर क्या हो, पुनः उसका सही से प्रयोग किया जाए। फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज़, जो नॉन पोर्टेबल पर्पज़ हैं यानी जो बर्तन से नहीं आ रहे हैं अर्थात पीने के लिए, खाने के लिए, इनको छोड़ करके बाकी पानी को पुनः यूज करने के लिए रखो। अब क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि बाई एडॉप्टिंग दीज सॉल्यूशंस, इन समाधानों को स्वीकार करके
वी कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी, हम जल के अभाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। एंड इंश्योर ये सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उचित, एक अस्थाई हम लोग उन्हें भरोसा दे सकते हैं। इट इज़ टाइम फॉर कलेक्टिव एक्शन, ये एक संग्रहात्मक कार्य का समय है। टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने का। एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स फ्यूचर, और अपने ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने का एक समय है। एवरी ड्रॉप काउंट्स, प्रत्येक बूंदें गिनी हुई हैं। एंड एवरी एफर्ट मैटर्स, और हमारा प्रत्येक प्रयास इसमें प्रभावशाली होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों निबंध यानी एस्से वाटर कंजर्वेशन पर। और आप लोगों ने अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। कह रहे हैं सपोज यू आर अमित, मान लो आप अमित हैं। एंड व्हाइल प्लेइंग यू, और जब आप खेल रहे हैं, यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, जब आप खेल रहे थे या खेलते हुए आपने अपने मित्र विकास को के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया। नाउ अब राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू हिम, अब उससे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए। एज्योरिंग, उसे भरोसा दिलाते हुए दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। खेल खेल में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मान लो आप अमित हैं और आपने खेलते हुए अपने मित्र विकास को गाली दे दिया है, तो अब उसे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए कि आप दोबारा, और उसे भरोसा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अथवा क्या करना है बच्चों, अथवा करना ये है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी, उनसे पुस्तकालय व्यवस्था में मतलब प्रदान करने का निवेदन करते हुए लिखिए। एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, जैसा कि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, जब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, BHD इंटर कॉलेज धानीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे कि भैया किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार की निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर यानी श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द कॉन्सर्न्स, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। रिगार्डिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन आवर कॉलेज, हमारे पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का व्यवस्था है उसके ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। व्हाइल द लाइब्रेरी इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट, जबकि पुस्तकालय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़, इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें सुविधाएं हैं, आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है या उनको उनकी आशाओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, द लाइब्रेरी फेसेस सेवरल इश्यूज, पुस्तकालय में कई कमियां हैं। इंक्लूडिंग इनडिक्वेट सीटिंग कैपेसिटी, जैसे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बैठने की क्षमता की व्यवस्था इसमें है। लिमिटेड बुक एबिलिटी, मतलब किताबों की सीमित उपलब्धता है। आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स, बहुत पुराने अध्ययन सामग्री हैं। एंड लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज, और पर्याप्त या उचित डिजिटल संसाधनों की कमी है।
मोर ओवर, इससे भी अधिक, द लाइब्रेरीज वर्किंग आवर्स, जो लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का जो काम करने का समय है, एंड बोरोइंग पॉलिसीज, और किताबें ले जाने की जो नीतियां हैं, कुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये अधिक छात्रों को मित्रवत हो सकती हैं। टू इम्प्रूव द लाइब्रेरीज फंक्शनलिटी, मतलब पुस्तकालय के कार्यों को सुधार करने के लिए, एंड मेक इट ये मोर इफेक्टिव रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए इसे एक अधिक प्रभावशाली संसाधन बनाने के लिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, टू कंसीडर द फॉलोइंग सजेशंस, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा निवेदन किया गया है इसमें। इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठने की क्षमता को बढ़ाइए, एंड एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर्स, और पुस्तकालय के घंटों का समय विस्तृत कीजिए। अपडेट द बुक कलेक्शन, किताबों के संग्रह को और अपडेट कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू मोर जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और अधिक पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लीमेंट ये यूज़र फ्रेंडली ब्रोइंग सिस्टम, मतलब किताबों का जो ले जाने की व्यवस्था है उसमें एक अधिक मित्रवत सुझाव की व्यवस्था कीजिए। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता को प्रदान कीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद में क्या कह रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि विद योर सपोर्ट, आपकी सहायता से, द लाइब्रेरी कैन बिकम ये वाइब्रेंट लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो पुस्तकालय है ये छात्रों के लिए एक सीखने का केंद्र बन सकता है। आई वुड एप्रिसिएट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर की प्रशंसा करूंगा, टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर विथ यू, आपके साथ इस मामले पर बाद में बातचीत करने की विषय पर मैं प्रशंसा करूंगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको धन्यवाद। डेट डाल देंगे जिस दिन परीक्षा होगा, हालांकि मैंने आज का डेट डाला है 7/10/2025। इसके बाद में क्या करना है, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, XXX, यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12th कर देना है। और इसके बाद में अब हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन सी, ग्रामर वाला सेक्शन। तो बच्चों अब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर। सेक्शन सी शुरू होता है ग्रामर सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि एन इम्प्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड, एक ऐसा प्रभाव जिसे नहीं हटाया जा सकता है, इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसे, इनऑडिबल, या फिर इरिटेबल, या फिर अनसुटेबल, या फिर इंडेलिबल। इंडेलिबल या क्या कहेंगे इसको, इनऑडिबल मतलब बिना किसी आवाज़ के, इरिटेबल मतलब झुंझलाहट, अनसस्टेबल मतलब अनुचित, और इनडेलिबल मतलब जघन्य, या कह सकते हैं ऐसा भाव जिसे नहीं हटाया जा सकता, अमिट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये अमिट वाला है, अमिट छाप, यानी डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर कह रहा है द फ्रेज, मतलब वाक्यांश, एट ए स्नेल स्पेस, मतलब एक घोंघे जैसी गति पर, मीन्स इसका मतलब क्या है, वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान, या फिर वेरी अलर्ट मतलब बहुत चौकन्ना, या वेरी स्लोली बहुत धीमा, या फिर वेरी फास्ट बहुत तेज। तो स्नेल जानते हैं घोंघा, और घोंघा क्या होता है, बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेरी स्लोली, मतलब जो घोंघे की गति है वो बहुत धीमी होती है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सी नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। तो सी नंबर पर कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ क्वीर, क्वीर मतलब होता है विचित्र,
तो इसका क्या होगा, सिंसियर होगा या पेकुलर होगा या फिर आर्बिट्रेटर होगा या सेवर होगा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वीर का, तो क्वीर मतलब विचित्र होता है और पेकुलर मतलब भी विचित्र होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका डी वाला। डी वाले में क्या कह रहा है, डी वाले में कह रहा है कि शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो टू हर कॉलेज। शीला अपने पिता के साथ बोली उनसे कॉलेज जाने के लिए। तो व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, कौन से भाग में एक गलती है। विथ में गलती है या फिर हर कॉलेज में गलती है या स्पोक में गलती है या हर फादर में गलती है। तो बच्चों हर फादर सही जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हर कॉलेज ये भी अपने उचित स्थान पर है, प्रॉपर प्लेस पर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। विथ में गलती है, इसके स्थान पर टू होना चाहिए, सी स्पोक टू हर फादर। तो यहाँ पर इसमें आपका गलती है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ई नंबर देखते हैं। ई नंबर क्या कह रहा है, द एंटोनिम फॉर एसेंट इज। एसेंट का विलोम क्या होगा, डिस्टेंस होगा या एसेंट होगा या कॉन्सेंट होगा या फिर डिसेंट होगा। तो एसेंट का विलोम क्या होगा, डिसेंट होगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है जिसमें अभी हम लोगों ने ए बी सी डी ये चारों भाग देखा, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है विकल्प वाला और 5 क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से ओवरऑल ये आपका 10 नंबर दे करके जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किसी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदल दीजिए। ये 5वां का ए वाला है, तो 5वां के ए वाले में क्या कह रहा है, पहला इसमें द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स। जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी और शत्रु को मार दो। क्या कहा कि आगे बढ़ो और शत्रु को मार दो। अब इसका क्या बनेगा, द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, मतलब आगे बढ़ने का और शत्रु को मार देने का आदेश दिया। अब 5वां के ए में ही दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू पूजा। नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड। क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो या तुम्हारे पास वो अर्हताएं हैं जो आपने अप्लाई किया है। तो आंसर में देखते हैं नरेंद्र, देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, पूजा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लग जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू का चेंजिंग होगा पूजा से, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला आपका पास्ट टेंस में है तो इसलिए इधर भी पास्ट टेंस में होगा और आर बदल जाएगा वाज में, क्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द पोस्ट। फिर यू जो है यहाँ पर इसकी भी चेंजिंग किससे होगी, तो पूजा से ही होगी, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड। क्या वह उस पोस्ट के लिए मतलब योग्य है जिसके लिए उसने निवेदन किया था। अच्छा बी नंबर पर क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। किसी एक का आप वाक्य में जोड़िए जो जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, द पेशेंट इज वेरी वीक। रोगी बहुत कमजोर है। क्या कहा गया, रोगी बहुत
कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। भैया कैसा है, रोगी कमज़ोर है और सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बदलना किस में है, सिंपल सेंटेंस में। तो बना दीजिए एडवर्ब टू का प्रयोग करके, और क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक, मतलब रोगी इतना टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। क्या कहा कि रोगी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया। नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता था। क्या कहा कि शीला ने कुछ किया, इसे कोई नहीं जानता था। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे किस में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और क्या कह रहा है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया, कि व्हाट शीला डिड, कि शीला ने क्या किया। कोई नहीं जानता है कि कोई नहीं जानता कि शीला ने क्या किया। और ये आप लोगों का बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग हैंड रेज वाला इमेज भेजिए, इमोजी हैंड रेज वाला आप लोग भेजिए और दिखाइए कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रही है। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों। सी नंबर पर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, किसी भी एक नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। क्या कहा गया कि उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। और करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है, इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया क्या कह रहा है, यू आर फॉरवेड टू टेल हिम, तुम्हें मना किया जाता है टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के रहस्यों को उसे बताने के लिए, तुम्हें उसे अपने परिवार के रहस्यों को बताने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज, इस शहर में कोई भी व्यक्ति उतना अधिक धनी नहीं है जितना कि वह है। बदलना किसमें है, इनटू ए सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री में बदल दीजिए, उत्तमावस्था में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है। सबसे पहले क्या है, मुख्य शब्द लाना है, तो भैया उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब लाना है, फिर दा लाना है। और सो रिच एज ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो रिचेस्ट हो जाएगा। ही इज़ द रिचेस्ट। अब यहाँ से नो हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाएगा मैन इन द सिटी, यानी वह इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में देखते हैं डी वाले में। डी वाले में कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी नीचे दिए गए किसी वाक्य में से एक को आप क्या कीजिए, सही करके लिख दीजिए। तो क्या कह रहा है, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है जो सम्मानित लोग होते हैं, शहर के या समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। तो शहर के सम्मानित श्रेष्ठ लोग को फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंट्री मतलब मैंने बताया सम्मानित लोग, यानी एक वचन नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो भैया वाज के जगह पर वर कर दीजिए। बाकी ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर आप वर्ब प्लूरल नहीं ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कीजिए, जो कि यहाँ पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वियर का प्रयोग कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, वह दोनों में से सबसे लंबा है। कितने लोग हैं, केवल 2 लोग। तो जब केवल 2 लोग होंगे तो वहाँ पर या तो पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। सुपरलेटिव कब होती है, जब 2 से अधिक की बात होती है।
अगर केवल दो की बात हो रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो द टालेस्ट लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, द टालर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ही इज द टालर ऑफ द टू, वह उन दोनों में से अधिक लंबा है, मतलब वह दोनों में से अधिक लंबा है। यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में, और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया। अब देखते हैं बच्चों ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर आपसे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। कहाँ, इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हुए। देखिए ब्राइडल और ब्रिडल दो शब्द लिए गए हैं, तो पहले मैं इसका प्रयोग बता दूं। द ब्राइडल बॉकेट वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाइट रोजेज एंड लिलीज। इस ब्राइडल का मतलब होता है शादी। तो ब्राइडल बॉकेट वाज ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब जो शादी का एक व्यवस्था था, दुल्हन मतलब ब्राइडल मतलब दुल्हन कह सकते हैं, तो जो दुल्हन के जोड़े की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर रोज, सफ़ेद रोज और लिली से सजाया गया था। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है, ब्रिडल मतलब होता है काठी, जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो द हॉर्सेस ब्रिडल वाज एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट सिल्वर डेकोरेशंस, घोड़े की जो काठी थी उसे चांदी के आकर्षक पत्तियों से सजाया गया था। तो इस प्रकार से पहले ब्राइडल का मतलब दुल्हन का जोड़ा, और दूसरे ब्रिडल का मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़े की काठी। अब हम लोग देखते हैं चिली और चिली। एक चिली का मतलब होता है मिर्चा, दूसरी चिली का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ चिली का देखते हैं। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 ग्रीन चिलीज, मतलब जो रेसिपी था भोजन की वो मतलब कह सकते हैं थाल था, व्यवस्था था, उसमें 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। टू एड फ्लेवर टू द डिश, उस थाली में थोड़ा सा और अधिक स्वाद लाने के लिए 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। तो इस चिली का मतलब मिर्चा हुआ। अब दूसरा चिली ठंडा कह रहा है। इट इज ए चिली विंटर मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह, जाड़े की सुबह थी। सो आई हैड रिकमेंड वियरिंग ए वार्म कोट, इसलिए मैंने एक गर्म कोट पहना हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया था, एक गर्म कोट पहना हुआ था। छठा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, छठा नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या कहा गया कि नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए कर देते हैं, करना ही क्या है, अंग्रेजी में अनुवाद ही तो करना है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक बीरबल भी थे। भैया देख लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते चलो। तो बीरबल वाज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। फिर और क्या कह रहा है बच्चों, और इसमें दूसरा कह रहा है हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो, मतलब अर्थात बीरबल का नाम ना जानता हो। तो क्या कहे, देयर इज नो वन इन इंडिया, भारत में कोई नहीं है, हु इज अनेवार, जो अनभिज्ञ हो, ऑफ बीरबल्स नेम, मतलब बीरबल के नाम से, भारत में कोई नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो। वह एक निर्धन ब्राह्मण थे, कौन थे, वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। तो ही वाज ए पुअर ब्राह्मण, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया, अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। बट अकबर मेड हिम ये किंग, अकबर ने उन्हें एक राजा बनाया भैया। बाई ग्रांटिंग हिम ये जागीर, उन्हें एक जागीर दे करके, जिसको हम लोग लैंड ग्रांट यानी भूमि दान कह सकते हैं। एंड यानी और क्या किया, अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी, अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी। एंड बेस्टोर्ड अपॉन हिम, और उन्हें उपाधियां भी दी, अदर्स मतलब उन्हें प्रदान किया, हिम सेवरल अदर टाइटल्स, अन्य कई उपाधियां भी दिया।
यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, किंतु उनमें कई और गुण भी थे। तो देख लेते हैं। आल्दो या फिर दोनों सही है। आल्दो बीरबल इज फेमस फॉर हिज ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक। यद्यपि बीरबल अपनी मजाक के लिए प्रसिद्ध हैं। ही पोजेस्ड मेनी अदर क्वालिटीज, उनमें कई अन्य गुण भी हैं। एज वेल, और साथ ही, मतलब फिर भी साथ ही उनमें और भी कई गुण हैं। अब देखते हैं, उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी, मतलब उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट करके भरी हुई थी। तो क्या कहा गया? ही वॉज एक्सट्रीमली क्लीवर, मतलब अत्यधिक चालाक थे, एंड श्रीउड, और बहुत ही बुद्धिमान थे। अब देखिए भैया, राजनीति में किसी से कम नहीं थे। कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की थी। तो भैया राजनीति में भी वे किसी से कम नहीं थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स वाज अनमैच्ड, मतलब राजनीति में उनकी समझ का कोई तुलना नहीं था। ही एंड फेम बाय डिस्प्लेइंग ब्रेवरी, उन्होंने बहादुरी प्रदर्शित करके प्रसिद्धि कमाया था। इन सेवरल बैटल्स, कई युद्धों में उन्होंने इसकी भी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त किया था। बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं, बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं, व्हाइल, मतलब यद्यपि, द स्टोरीज अबाउट बीरबल एंड अकबर आर ऑफन एनेक्डोटल, मतलब जो बीरबल और अकबर के किस्से हैं, कहानियां हैं, वो बनावटी हैं। लेकिन और क्या है भैया, फिर भी यह प्रदर्शित करते हैं कि बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। हाँ, दे डू डिमोन्स्ट्रेट, वो ये प्रदर्शित करते हैं, दैट द एम्परर एंड बीरबल, कि बादशाह और बीरबल हैड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे के लिए बहुत अधिक सम्मान करते थे। देखिए, बीरबल्स लीजेसी कंटिन्यूज टू सेलिब्रेटेड, ये मैंने आगे का भी बना दिया है, जो मैंने नहीं लिया था एक लाइन का, तो इसको आपको छोड़ देना है, मतलब ये हमने लिया ही नहीं था उस कहानी में से, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और देखिए हम लोग चौथे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाले सेक्शन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, नीचे दिए गए प्रश्नों का प्रत्येक का 40 शब्दों में आपको लगभग उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, व्हेयर डिड द स्क्वैटरर्स, मतलब जो यहाँ पर शरणार्थी लोग थे, कहाँ, लिविंग इन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो शरणार्थी थे, कहाँ से कम फ्रॉम, आए हुए थे। भैया कहाँ से आए थे? तो द स्क्वैटरर्स लिविंग इन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली के बाह्य क्षेत्रों में रहने वाले जो कह सकते हैं कि शरणार्थी थे, प्राइमरली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, वो मूल रूप से बांग्लादेश से आए हुए थे, प्रवास किए हुए लोग थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐतिहासिक संदर्भ में के अनुसार, ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स अराइव्ड इन 1971, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रवासियों का बाढ़ आ गया भारत में 1971 में। सेटलिंग इन एरियाज लाइक सीमापुरी, सीमापुरी जैसे क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हुए, व्हिच इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित था। अब बच्चों, अगला हम लोगों को क्या कह रहा है, अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना। व्हाट डिड जैनसी से, जैनसी ने क्या कहा? व्हेन सी रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जब वह सोफी के गली में पहुंची तो जैनसी ने क्या कहा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और ये कौन से पाठ से बच्चों? तो ये आप लोगों का एक पाठ है, कौन सा?
एक पार्ट आप लोगों का है गोइंग प्लेसेस, ये उसी पार्ट का क्वेश्चन है जैनसी वाला। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन डजेंट स्पेसिफाई जैनसीज एग्जैक्ट वर्ड। जो दी गई सूचनाएं हैं पाठ में, गोइंग प्लेसेस वाले पाठ में जो दी गई सूचनाएं हैं वो जैनसी के सटीक शब्दों को नहीं प्रदान करती हैं। व्हेन सी रीच्ड सॉफीज स्ट्रीट, जब वह सॉफी के गली में पहुंचती है। हाउएवर इट डज डिस्क्राइब दियर कन्वर्जेशन, जैसा कि उनके बातचीत का वर्णन किया जा सकता है। व्हेन जैनसी आस्क्ड सॉफी अबाउट मीटिंग डैनी केसी, जब जैनसी ने सॉफी से डैनी केसी के मिलने के बारे में पूछती है। जैनसी सेड, तो जैनसी कहती है यू नेवर डिड, तुम कभी मिली ही नहीं। व्हेन सॉफी टोल्ड हर अबाउट मीटिंग डैनी, जब सॉफी उससे डैनी के मिलने के बारे में बताती है। एंड देन सी आस्क्ड सॉफी, और फिर वह सॉफी से पूछती है व्हाट सी हैड बीन टॉकिंग अबाउट विथ डैनी केसी, कि वह डैनी केसी के बारे में, डैनी केसी से किस बारे में उसने बातचीत किया था। प्रॉमिसिंग टू कीप इट ए सीक्रेट, इसे एक रहस्य या शांति बनाए रखने का वादा करते हुए उससे पूछती है। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक आपको करना है। सातवें के ए में अथवा दे करके है, तो दोनों में से कोई एक करना है। और सातवें का बी क्या कह रहा है? सातवें का बी कह रहा है व्हाई हैड द मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप्स, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड थीवरी, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को चोरी और मांगना दोनों कार्य क्यों करना पड़ता था। तो भैया द मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप्स, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति को हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड थीवरी, मतलब मांगने का कार्य और चोरी करने का कार्य दोनों करना पड़ता था। बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक ए लिविंग, क्योंकि वो अपनी जीविका कमाने में संघर्ष कर रहा था। ही हैड ए हार्ड टाइम अर्निंग इनफ मनी टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए पर्याप्त धनराशि कमाने के लिए उसके पास एक मुश्किल समय था। एंड हिज सिचुएशन वाज डायर, और जो उसकी स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही बेकार, बहुत ही बिगड़ी हुई थी। ही वॉन्डर्ड अराउंड पेडलिंग हिज रैट ट्रैप्स, वो अपने चूहेदानियों को लटका करके बेचते हुए चारों ओर घूमता रहता था। बट लेकिन इट सीम्ड लाइक नो वन वाज बाइंग देम, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई उन्हें नहीं खरीदता था। लीविंग हिम विथ नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई भी अन्य विकल्प ना बचने के कारण, बट टू बेग आर स्टील, मतलब मांगने और चोरी करने के सिवाय, टू गेट बाई, जीवित रहने के लिए। हिज सर्कमस्टेंसेज वेयर टफ, उसकी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेज मतलब परिस्थितियाँ, उसकी परिस्थितियाँ कठिन थीं। एंड ही फेल्ट लाइक ही हैड नो अदर चॉइस, और उसने महसूस किया कि उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं था। अथवा मान लो उसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना। व्हाट कंप्लेंट डिड राजकुमार शुक्ला फाइल, राजकुमार शुक्ला ने कौन सी शिकायत दर्ज कराई। व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, जब वो कांग्रेस के सम्मेलन में आए हुए थे। तो देखते हैं बच्चों, ये आप लोगों का इंडिगो वाले पार्ट से है। राजकुमार शुक्ला ए फार्मर फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, राजकुमार शुक्ला चंपारण जिले बिहार का एक किसान। फाइल्ड ए कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज कराई। एट द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सम्मेलन में। रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, मतलब इन नील के किसानों की बर्बादी के संबंध में उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज जमींदारों के द्वारा हो रहा था। स्पेशली, मतलब विशेष रूप से, हिज कंप्लेंट सेंटर्ड ऑन द फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन फार्मर लैंड्स, विशेष रूप से उसकी शिकायत इस बात पर निर्भर थी, केंद्रित थी, जो किसान की जमीनों पर बलपूर्वक उनसे नील उत्पादन कराया जाता था। Which caused significant hardship,
जो एक महत्वपूर्ण कठिनाइयों का कारण था, एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द फार्मर्स, और किसानों के लिए आर्थिक बर्बादी का भी एक कारण था इन द चंपारण रीजन, चंपारण क्षेत्र में। दिस कंप्लेंट इवेंचुअली लीड टू महात्मा गांधीज इन्वॉल्वमेंट इन द चंपारण मूवमेंट। ये शिकायत सौभाग्य से महात्मा गांधी की चंपारण आंदोलन में शामिल होने के द्वारा आगे बढ़ाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी एक शब्द का एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड कैरोलिन किपलिंग्स वाइफ, कैरोलिन किपलिंग की पत्नी ने क्यों रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, साक्षात्कार देने से मना कर दिया। एक लेसन है बच्चों आप लोगों का, कौन सा, द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आंसर देखते हैं। एक्चुअली मतलब वास्तव में इट वाज रडियार्ड किपलिंग, ये रडियार्ड किपलिंग थे, नॉट हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी पत्नी कैरोलिन नहीं थी। वास्तव में रडियार्ड किपलिंग थे, उनकी पत्नी कैरोलिन नहीं थी। हु रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, जिसने साक्षात्कार देने से मना किया था। अकॉर्डिंग टू कैरोलिन्स डायरी, कैरोलिन की डायरी के अनुसार, डायरी एंट्री ऑन अक्टूबर 14, 1892, कैरोलिन की डायरी में 14 अक्टूबर 1892 के एंट्री यानी जो उसने लिखा था उसके अनुसार, किपलिंग एक्सप्रेस्ड स्ट्रांग डिसअप्रूवल, किपलिंग ने एक मजबूत असहमति जताई थी टुवार्ड्स इंटरव्यूज, साक्षात्कार के सम्मुख या साक्षात्कार के विरुद्ध उन्होंने एक जबरदस्त असहमति जगाई थी। कॉलिंग देम इमोरल एंड ए क्राइम, उन्हें अनैतिक और एक अपराध बताते हुए दैट डिजर्व्ड पनिशमेंट, जिसको क्या चाहिए, जिसको सजा दिया जाना चाहिए, ऐसा बताते हुए उन्होंने इससे असहमति जताया था। फिर देखते हैं, ही व्यूड इंटरव्यूज, उन्होंने साक्षात्कार को देखा एज एन इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी, अपने प्राइवेसी अर्थात व्यक्तिगत जो सूचनाएं हैं उसका बर्बादी के रूप में उन्होंने देखा। एंड बिलीव्ड, और विश्वास करते थे, दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन, की कोई भी सम्मानित व्यक्ति नहीं, वुड पार्टिसिपेट इन वन, कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति एक ऐसे साक्षात्कार में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता था। कैरोलिन वाज सिंपली रिपोर्टिंग हर हस्बैंड सेंटीमेंट्स, कैरोलिन साधारण रूप से केवल अपने पति के भावनाओं को बता रही थी। नॉट एक्सप्रेसिंग हर ऑन रिफ्यूजल टू बी इंटरव्यूड, ना कि वह अपने खुद के इंटरव्यू मतलब असहमति को, जो साक्षात्कार है उसके मनाही को उन्होंने दर्शाया था। अब देखिए अथवा क्या कह रहा है, अथवा इसमें बी वाला यानी जो है बी वाला कह रहा है कि डिस्क्राइब द YMCA पूल ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, मतलब डीप वाटर लेसन के अनुसार आप YMCA तालाब का वर्णन कीजिए। तो एक पाठ ही है बच्चों डीप वाटर, किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया एक पाठ है डीप वाटर, और ये उसी का क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। द YMCA पूल, द YMCA पूल एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन डीप वाटर बाय विलियम डगलस, मतलब YMCA तालाब जैसा कि डीप वाटर पाठ में विलियम डगलस के द्वारा वर्णन किया गया है, वाज ए प्लेस, एक स्थान था, व्हेयर डगलस लर्न टू स्विम, जहाँ पर डगलस ने तैराकी या तैरना सीखा था। द पूल वाज अबाउट 9 फीट डीप, तालाब लगभग 9 फीट गहरा था। एट इट्स डीपेस्ट एंड, अपने सबसे गहरे किनारे पर। एंड इट वाज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर डगलस, और डगलस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हु हैड ए फियर ऑफ वाटर, जिनके पास पानी का भय था। द इंस्ट्रक्टर एट द YMCA पूल,
जो निर्देशक था YMCA तालाब पर, जो उनका शिक्षक था, हेल्प डगलस ओवरकम हिज फेयर, ने डगलस का उनके भय पर जीत पाने के लिए मदद की, एंड टाट हिम हाउ टू स्विम, और उन्हें तैरना सिखा दिया था। द एक्सपीरियंस एट द पूल वाज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ डगलस जर्नी टू कॉन्क्वायर हिज एक्वाफोबिया। द एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एट द पूल तालाब का जो अनुभव था, वाज ए क्रूशियल पार्ट, एक बहुत ही अहम हिस्सा था, ऑफ डगलस जर्नी टू कॉन्क्वायर, डगलस के जीत की यात्रा में हिज एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया कहा जाता है पानी से भय को, तो उसको जीतने में इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उन मतलब प्रश्न नीचे दिए गए पैसेज को, अनुच्छेद मतलब जो स्टेंजा है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। एंड रिलीज्ड विथ पेन, और दर्द से महसूस किया, रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द से महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही अधिक बूढ़ी थी जितना कि दिखती थी, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने अपने उस विचार को दूर कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डज द पोएट रियलाइज, कवियत्री को क्या वास्तविकता का ज्ञान हुआ, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ की चेहरा देखने के बाद में उसे क्या ज्ञात हुआ। आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद, द पोएट रियलाइज्ड, कवियत्री को ज्ञात हुआ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी दिखती थी, मतलब जितना वो दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवियत्री को क्या ज्ञात हुआ। तो भैया द पोएट रियलाइज द पेन, कवियत्री को दर्द का एहसास हुआ, दर्द की ज्ञाति हुई। फिर क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, कवियत्री ने क्या दूर कर दिया। तो द पोएट पुट अवे द थॉट, कवियत्री ने इस विचार को दूर कर दिया, ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ के वृद्धावस्था के विचार को ही दूर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए कविताओं में से किसी एक का आप सेंट्रल आइडिया याद कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में केवल 5 पोएम है, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन में दिए जाएंगे, कोई भी 3 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए जो आपको आसान लगे, और लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। यकीन मानिए ये आपका 4 नंबर एकदम से पक्का करवा के जाएगा, 4 नंबर में कोई संदेह नहीं होगा। पहला पोएम है कीपिंग क्वाइट, दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक पोएम का देखेंगे, सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स पोएम, जॉन कीट की कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव इस मतलब है दैट ब्यूटी इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन, कि सुंदरता प्रसन्नता और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत होता है। क्या होता है, एक निरंतर स्रोत होता है। द पोएम हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस, कविता महत्व को प्रदर्शित करता है, ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों के, इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में। कविता हमारे जीवन में सुंदर चीज़ों के महत्व को प्रस्तुत करता है। व्हिच प्रोवाइड अस विद हैप्पीनेस, पीस एंड ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमें प्रसन्नता, शांति और अपने चारों ओर के विश्व के साथ एक लगाव की समझ को विकसित करता है, देता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार, ब्यूटीफुल थिंग्स हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड मोर्टिलिटी, मतलब सुंदर वस्तुओं में समय और नैतिकता या अमरता को बदलने की क्षमता है, साहस है। ऑफरिंग अस ए ग्लिम्पस ऑफ द इटर्नल एंड द इनफाइनाइट,
हमें बाह्य और अनंत चीज़ों को एक झलक दिखाने की क्षमता है। द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आर्ट। इस कविता में प्रकृति और कला की सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है। एम्फेसाइजिंग दियर रोल इन ब्रिंगिंग जॉय, उनके प्रसन्नता लाने की भूमिका को दृढ़ करते हुए दिखाया गया है। एंड सोलेस टू ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन को विकसित करने की को सम्मिलित करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया देख लिया। अभी 2 प्रश्न और बच रहे हैं बच्चों। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ से अब आता है सप्लीमेंट्री वाला हिस्सा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक का लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हुज पिक्चर वाज देयर ऑन द स्टाम्प ऑफ इनवेलप। लिफाफे पर किसका चित्र था? दैट केम टू चार्लीज ग्रैंड डैड, जो चार्ली के दादाजी के पास आया था, उस पर किसका चित्र था? तो भैया द स्टाम्प ऑन द एनवेलप, जो लिफाफे पर टिकट था, दैट केम टू चार्लीज ग्रैंड डैड, जो चार्ली के दादाजी के पास आया था, फीचर्ड पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। राष्ट्रपति गारफील्ड का उस पर एक चित्र सम्मिलित था, लगा हुआ था। द एनवेलप वाज ए फर्स्ट डे कवर, वो लिफाफा एक फर्स्ट डे कवर था। सेंट बाई चार्लीज फ्रेंड सैम, जो चार्ली के मित्र सैम के द्वारा भेजा गया था। ये साइकियाट्रिस्ट मतलब एक मनोचिकित्सक था। हु हैड ट्रेवल्ड बैक इन टाइम टू 1894, जिसने 1894 के समय में वापस यात्रा किया था। थ्रू द थर्ड लेवल, मतलब तीसरी मंजिल से, तृतीय तल से, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल से वो गया था, ऐसा चार्ली का मानना था, जबकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कोई तीसरी मंजिल थी ही नहीं। अथवा क्या कह रहे हैं बच्चों? अथवा कह रहे हैं व्हेन डिड द एनेक्सिटी ऑफ महाराजा रीच ए फीवर पिच। महाराज की चिंता सर्वोच्च स्तर पर कब पहुंची? आप लोगों को याद होना चाहिए, एक पाठ है द टाइगर किंग कल्कि के द्वारा, तो उसी का ये प्रश्न है। इसके पहले का जो था वो द थर्ड लेवल का था, जैक फिनी के द्वारा। तो देखते हैं बच्चों, द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच, महाराज की चिंता उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्हेन ही वाज लेफ्ट जस्ट वन टाइगर टू किल टू अचीव, जब वह केवल एक बाघ को मारने में, उनके मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने में, अचीव इस गोल, अपने लक्ष्य को ऑफ 100 टाइगर, 100 बाघों के आंकड़ों का पूरा करने में केवल एक बाघ मारने के लिए बचा। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर्स, वह पहले से ही 99 बाघों को मार चुके थे। एंड द प्रेशर टू फाइंड, और उसे पाने का जो दबाव था, एंड किल द लास्ट वन वाज ओवरवेलमिंग, और जो उस अंतिम बाघ को मारने की उनके ऊपर दबाव था वो उन्हें भाव विभोर कर रहा था, उनकी इच्छा को और अधिक बढ़ा रहा था। अब देखते हैं, तो दोनों में से कोई एक करना है। बी वाले पर क्या कह रहे हैं? व्हेन वाज द लैंड मास फ्रीड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ये भूमि कब अलग अलग देशों में बंटने के लिए मजबूर हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। एक पाठ है आप लोगों का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, किसानी दोषी का, ये उस पाठ का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। द लैंडमास आल्सो नोन एज द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, जो ये भूमि था, एक महाद्वीप या अति महाद्वीप पैंजिया के नाम से जाना जाता था। बिगेन टू ब्रेक ए पार्ट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 200 मिलियन वर्षों पहले बट गया था। ड्यूरिंग द ट्रियासिक पीरियड, मतलब ट्रियासिक काल के दौरान, एक युग के दौरान। दिस प्रोसेस वाज ग्रेजुअल, ये प्रक्रिया बढ़ती गई। ऑकरिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियनों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 लार्ज लैंड मासेज, और 2 बड़े बड़े भूमि भागों में बट गया। लौराएशिया इन द नॉर्थ, उत्तर में लौराएशिया, एंड गोंडवाना इन द साउथ, और दक्षिण में गोंडवाना। दीज लैंड मास फर्दर ब्रोक ए पार्ट, ये भूमि भाग बाद में और बढ़ते गए। into the continents we recognize today,
ऐसे महाद्वीपों में जिन्हें हम आज जानते हैं। तो गोंडवाना बटा, पाठ में केवल गोंडवाना की बात है, लेकिन अगर आप पैंजिया से शुरू करते हैं तो और बेहतर आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें नंबर कटेगा नहीं। अथवा देखते हैं बच्चों, अथवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेरिबल वार्निंग गिवन टू अथर जिटकाला सा। लेखिका जिटकाला सा को कौन सा चेतावनी दी गई थी, भयानक चेतावनी दी गई थी बाई हर फ्रेंड जुडेविन उसकी सहेली के द्वारा। तो बच्चों ये आप लोगों का एक पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सप्लीमेंट्री का अंतिम पार्ट है। जिटकालासा और बामा दो लोगों की कहानी है, इसमें दो कहानियां हैं। तो जिटकालासा वाले से है, जुडेविन जिटकालासाज फ्रेंड, जुडेविन जो कि जिटकालासा की सहेली थी, गेव हर ये टेरिबल वार्निंग, उसे भयानक या खतरनाक चेतावनी दिया। कौन सी चेतावनी थी? दैट हर लॉन्ग हैवी हेयर, कि उसके लंबे भारी बाल was going to be cut short, काट करके छोटे कर दिए जाने वाले थे। This warning terrified जिटकालासा, इस चेतावनी ने जिटकालासा को भयभीत कर दिया। Because according to her tribes tradition, क्योंकि उसकी जनजाति की परंपरा के अनुसार कटिंग वन हेयर, किसी एक का बाल काट देना, was associated with cowards or mourners, मतलब एक कायर या फिर एक बिलाप अर्थात दुखी व्यक्ति को प्रदर्शित करता था। अब क्वेश्चन नंबर 12 बचा है। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिए जोरदार तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन है, जिसमें से किसी एक का आंसर करना होता है, और हम यहाँ पर आपको दोनों करवाएंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, दैट डॉक्टर सदाओज फादर वाज सीरियस अबाउट हिज सन्स स्टडी, कि डॉक्टर सदाओ के पिता अपने बेटे के अध्ययन के बारे में बहुत चिंतित थे। कैसे कह सकते हैं? तो देखते हैं बच्चों, डॉक्टर सदाओज फादर वाज सीरियस, डॉक्टर सदाओ के पिता चिंतित थे अबाउट हिज सन्स स्टडीज, अपने बेटे की अध्ययन के बारे में। एज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, मतलब इस तथ्य के रूप में साक्ष्य मिलता है, दैट ही डिड नॉट लाइक सदाओ टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्टडीज, कि वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे कि डॉक्टर सदाओ अपने अध्ययन से विचलित हों, भ्रमित हों। ही स्ट्रिक्टली इंश्योर्ड, वह बहुत कठोरता पूर्वक भरोसा दिलाते थे, दैट सदाओ फोकस्ड ऑन हिज एजुकेशन, कि सदाओ अपने शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित रखे, एंड डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों पर वो अपने समय को बर्बाद ना करे। डॉक्टर सदाओज फादर वांटेड हिम टू एक्सेल इन हिज स्टडीज, डॉक्टर सदाओ के पिताजी उसे उसके अध्ययन में पूरी तरीके से लगाना चाहते थे, पर्टिकुलरली इन मेडिसिन, विशेष रूप से दवाओं में। एंड सेंट हिम टू अमेरिका फॉर फर्दर एजुकेशन, और आगे के अध्ययन के लिए, आगे की शिक्षा के लिए उसे अमेरिका भेज दिया। दिस शोज, ये दिखाता है, दैट डॉक्टर सदाओज फादर प्रायोरिटाइज्ड हिज सन्स एजुकेशन, कि डॉक्टर सदाओ के पिता की प्रारंभिक जो प्राथमिकता थी वो अपने बेटे की शिक्षा की थी। एंड हैड हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, और उनसे बहुत अति आवश्यक, मतलब क्या कह सकते हैं, आशाएं थी, बहुत ज़्यादा आशाएं थी। एक पार्ट है द इनेमी पर्लेस बग का, ये उसी पार्ट का लिया गया है बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज बामाज रिएक्शन, बामा की प्रतिक्रिया क्या थी, आफ्टर नोइंग अबाउट अनटचेबिलिटी, अछूत के बारे में जब वो जानती है तो उसके बाद में उसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, ये हम लोग देखते हैं। ये पार्ट भी आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट है, उसी से ये लिया गया है। अब देखते हैं बच्चों आंसर, तो क्या कह रहे हैं, बामा वाज डीपली अफेक्टेड बाय द रियलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बामा अछूत के वास्तविकता से बहुत अधिक प्रभावित होती है। When she learned about it, जब उसने इसके बारे में जाना, she felt, तो उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, शॉक एंड डिस्टर्बेंस, मतलब
आश्चर्य, शॉक मतलब आश्चर्य, अचंभित, एंड डिस्टर्बेंस और परेशान अपने आप को महसूस किया। शी वॉज शॉक्ड टू अंडरस्टैंड, वो ये समझ करके जान करके बहुत आश्चर्यचकित हुई, हाउ डीपली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, की किस प्रकार से जातिगत आधारित भेदभाव अफेक्टेड पीपुल्स लिव, लोगों के रहन सहन को प्रभावित कर देता है। और क्या होता है, एंगर एंड हर्ट, मतलब उसने क्रोध भी महसूस किया और अपने आप को चोटिल अर्थात दुख भी महसूस किया। सी फेल्ट एंग्री एंड हर्ट बाय द इनइक्वालिटी, वह असमानता से अपने आप को क्रोधित और दुखी महसूस करती है। दैट अलाउड हायर कास्ट इंडिविजुअल्स, जो उच्च जाति वाले व्यक्तियों को अनुमति देते हैं टू बिहेव विद कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करने का, व्हाइल पीपुल फ्रॉम हर कम्युनिटी, जबकि उसके समुदाय के जो लोग थे वे आर सब्जेक्टेड टू हार्श ट्रीटमेंट, उनके साथ कठोर व्यवहारों के वे अधीन थे। ये उसे महसूस हुआ। उसके बाद में और क्या देखते हैं बच्चों, रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी उसने महसूस किया, उसे आराम नहीं मिल रहा था। सी वाज रेस्टलेस, वो बेचैन हो उठी, टू सी द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ दलित्स, मतलब दलितों के प्रति इस कठोर व्यवहार को देख करके वो बेचैन हो उठती है। एट द हैंड्स ऑफ द अपर क्लास, जो उच्च वर्गों के हाथों में उनकी सत्ता थी। फाइंडिंग इट डिसगस्टिंग, इसे अपमानजनक पाते हुए, टू कंसिडर सम ह्यूमन बींग्स एज अनटचेबल्स, कुछ मानव जातियों को अछूत मानने की प्रक्रिया को वह अपमानजनक पाती है। सैडनेस एंड इनफरिएशन, मतलब दुख और झुंझलाहट। सी फेल्ट सैड, वह दुखी महसूस करती है, एंड इनफरिएटेड, और क्रोधित महसूस करती है। वांडरिंग, सोचते हुए, व्हाई दे हैड टू फेच, कि वे क्यों लाते हैं, एंड कैरी फॉर दोज पीपुल, और इन लोगों के लिए क्यों ले जाते हैं, एंड व्हाई दे कुडेंट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और उनके साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, आज का ये 6वां मॉडल पेपर भी हमारा कंप्लीट हुआ। और आप लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका एक एक सुझाव हमको बहुत ही आत्मविश्वास देता है और सुधार करने का अवसर देता है। साथ ही साथ आपका सपोर्ट ही, आपका सब्सक्राइब ही, आपका लाइक ही हमारी ऊर्जा है। तो इसलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।